नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरसिंह कटियार एडवोकेट। आज हम नए टॉपिक पर बात करते हैं जिसका नाम है चेक बाउंस। चेक बाउंस जिसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत प्रक्रिया बताई गई है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि चेक बाउंस के मामले किस प्रकार के होते हैं, उसे कैसे हम करते हैं, क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। इन सब बातों पर आइए हम चर्चा करते हैं, जिसे कहते हैं परक्राम लिखित अधिनियम 1881। आजकल किसी मामले में ऋण या दायित्व के लिए या कोई व्यक्ति कोई पैसा उधार लेता है तो उसके लिए चेक दे देता है। जैसे मान लिया मैंने आपसे पैसा कोई उधार लिया है या कोई विश्वास है हमारे आपके बीच या कोई ऋण है, तो उसके बदले हम चेक दे देते हैं। तो चेक में क्या होता है कि पहले चेक की जो अवधि होती थी वो 6 माह होती थी, लेकिन अब चेक की अवधि 3 माह कर दी गई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रॉड पाए गए। तो लंबी अवधि को जो 6 माह थी उसे घटा के अब 3 माह कर दिया गया है। तो चेक बाउंस के मामले में क्या करते हैं कि यदि कोई चेक किसी व्यक्ति ने दिया है, तो जिस जो व्यक्ति चेक प्राप्त करता है तो वो चेक अपने खाते में लगाता है, बैंक में अपने अकाउंट में। और चेक वो किसी कारण बाउंस हो जाता है या वो अकाउंट बंद कर दिया गया है या उसमें अपर्याप्त धनराशि है या अन्य किसी कारण से वो चेक अगर बाउंस हो जाता है तो हम चेक बाउंस कहते हैं। उस पर बैंक लिख देती है इनसफिशिएंट फंड, लिख देती है या अन्य कोई कारण भी लिख सकती है। तो वो चेक बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस होने के बाद हम क्या करते हैं कि जो बैंक हमें एक रिटर्न मीमो देती है, जिसमें वो कार्ड बताती है कि आखिर आपका चेक क्यों बाउंस कर दिया गया है। उसके बाद हमें प्रक्रिया अपनानी पड़ती है 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत। कि 138 एनआई एक्ट का मुकदमा करने से पहले एक परिवाद होता है, उसका मुकदमा करने से पहले हमें कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, हमें यदि कोई व्यक्ति जिसने चेक दिया है वो बाउंस हो जाता है तो उसके लिए सबसे पहले हमें नोटिस भेजना पड़ता है। जो उसका लेखीवाल है जिसने वो चेक लिखा है उसे 30 दिन का नोटिस देना पड़ता है। तो हम 30 दिन का उसे नोटिस देते हैं और फिर 30 दिन का नोटिस देने के बाद उसमें एक नोटिस में ये लिखते हैं कि यदि आपको इस दिन को नोटिस प्राप्त होता है तो 15 दिन के अंदर उसे एक समय दिया जाता है कि चेक जो नोटिस जो प्राप्त हुआ है उसके 15 दिन के अंदर वो उसका भुगतान कर दे। यदि तब भी वो भुगतान नहीं करता है, 15 दिन तक हम इंतज़ार करते हैं। यदि वो भुगतान नहीं करता है तो उसके बाद हम 1 महीने के अंदर मुकदमा दायर करते हैं। जो उससे संबंधित जुडिक्शन है न्यायालय का, वहाँ हम मुकदमा दायर करते हैं, कंप्लेंट केस दायर करते हैं, जहाँ एक समरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसमें हम क्या क्या चीज़ें लगाते हैं, हम चेक जो हमारा बाउंस हुआ है वो हम लगाते हैं, उसकी नोटिस जो हमने भेजी है वो हम लगाते हैं, बैंक का रिटर्न मीमो है वो लगाते हैं, अपना आधार कार्ड है वो लगाते हैं, या बैंक में कोई राशि हमारी थोड़ी बहुत कोई चार्ज लिया गया है वो हम उसकी पासबुक भी लगा सकते हैं, या रजिस्ट्री जो वापस आई है उसने चेक नोटिस लेने से इनकार कर दिया है तो वो हम सब लगाते हैं। तो ये प्रक्रिया माननीय न्यायालय में अपनाई जाती है और परिवाद पर इस पर एक शपथ पत्र लिया जाता है और शपथ पत्र लेने के बाद इसमें कोर्ट तलब कर लेती है, क्योंकि धारा 118 और 139 में प्रिजम्पशन इसमें होता है कि ये धारणा होती है, ये माना जाता है, कोर्ट ये मान के चलती है कि किसी व्यक्ति ने यदि चेक दिया है तो उसने उसके बदले में कुछ ना कुछ लिया जरूर होगा, कोई ऋण होगा, कोई दायित्व होगा, कोई भुगतान होगा। उसके संबंध में ये प्रिजम्पशन मान के चलती है तो उसे तलब कर लेती है। जब तलब कर लेती है तो उसमें क्या कहते हैं, वह व्यक्ति जिसे तलब किया गया है एक कंपाउंडेबल प्रक्रिया को भी अपना सकता है। ये मुकदमे में संचित प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो सीआरपीसी में दी हुई है कि संचित प्रक्रिया अपनाई जाती है। यदि कोई व्यक्ति उसे समझौता करना चाहता है तो वो ये प्रक्रिया कंपाउंडेबल भी है। यदि वो व्यक्ति उसका पैसा वापस कर देता है तो कोर्ट इस बात पर संतुष्ट हो जाती है तो मुकदमे को आगे नहीं बढ़ाएगी और उसमें समझौते के आधार पर उसका निस्तारण कर सकती है। यदि वो निस्तारण नहीं करती है और विपक्ष उसे मुकदमे को कंटेस्ट करता है, उसे फाइट करता है,
तो उसमें एक प्रक्रिया और वादी पक्ष जो परिवादी है वो अपना सकता है। उसे बताते हैं 143A की प्रक्रिया कि वह दौरान विचार यदि वादी जो बयान मुलज़िम बन जाता है उसके बाद जमानत करा लेता है, बयान मुलज़िम बन जाता है, उसके बाद 143A के अंतर्गत अंतरिम प्रतिकर के लिए आवेदन कर सकता है कि जब तक मुकदमा चलता है तब तक के लिए हमें 20% जो चेक की जो मुख्य धनराशि है उसे 20% दिला दिया जाए। मान लिया आपका चेक 10 लाख का है तो 20% के लिए आवेदन हम करते हैं, तो कोर्ट को लगता है कि आपको 20% दिया जाए, तो वो दौरान विचार 20% यानी 2 लाख रुपए तक दौरान विचार के लिए विपक्षी पार्टी जो उसका मुलज़िम है जिसने चेक लिखा था वो उसके लिए आदेश कर देती है कि आप 20% इसमें पैसा जमा कर दीजिए। यदि परिवादी केस हार जाता है तो उसे 20% वो वापस करना होता है। इस टाइप की अंडरटेकिंग भी माननीय न्यायालय लेती है। तो यदि वो व्यक्ति जिसे 20% का आदेश दिया गया है, यदि वो आदेश देने के बाद उसका भुगतान नहीं करता है तो उसके लिए उसमें ही 143A जो हमारा चेक बाउंस की जो प्रक्रिया के अंतर्गत जो 143 से अंतरिम प्रतिकर जो बताया गया है उसके लिए हम 143 में ही 421 जैसे जुर्माना वसूल करते हैं। 421 CRPC के अंतर्गत उसकी वसूली की जाती है, उसके लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है। तो उसकी चल संपत्ति है या अचल संपत्ति है तो वो कुर्क भी की जा सकती है और उसे वारंट के आधार पर उसका रिकवरी वारंट जारी किया जा सकता है और उसे जेल भेजा जा सकता है। तो जी हमने अंतिम प्रक्रिया बताई। इसके बाद और फिर कोर्ट यदि जजमेंट कर देती है तो उसके लिए अपील की प्रक्रिया भी 148 में 148 जो निगोशिएबल एक्ट है उसमें भी बताई गई है। उसमें 148 में यदि कोई सेशन न्यायालय में अपील होती है तो उसके अंतर्गत भी 20% राशि जमा कराई जाती है। यदि कोई 20% जमा नहीं करता है तो उसकी अपील मेंटेनेबल माननीय न्यायालय नहीं करती है। तो ये प्रक्रिया जो थी बहुत ही समरी प्रक्रिया है। इस पे दौरान मुकदमा आप समझौता भी कर सकते हैं और इसमें अवधारणा माननीय न्यायालय मान के चलती है कि क्या कहते हैं कि यदि चेक दिया है तो आपने पैसा ज़रूर लिया होगा। यदि आप कोई अगर टेढ़े मेढ़े साइन करता है या गलत साइन कर देता है चेक पे या खाता बंद करवा देता है या कोई सूचना या ये कह देता है कि हमारी चेक बुक गिर गई है या अन्य कोई ग्राउंड अगर चेक लिखने वाला लेता है तो इस तरह के जो आधार लिए जाते हैं वो न्यायालय मान्य नहीं करती है। तो इन सब बातों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।